जरा सोचिए, एक लड़की जो एक टीचर है, अपने घर से स्कूल जाती है। रोज की तरह सुबह घर से निकलती है, और उस दिन खुद भी नहीं पता था कि ये उसका घर से निकलने का आखिरी दिन होगा। ये कहानी है हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट के लोहारू के धनी लक्ष्मण गांव की, जहां 11 अगस्त 2025 को 24 साल की मनीषा अपने घर से किड्स केयर बाल विद्यालय गई थी। रोज की तरह बस से स्कूल पहुंचती है, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने पूरे गांव को हिला कर रख दिया। दोपहर लगभग 2 बजे मनीषा स्कूल से निकली और पास के एक नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन फॉर्म लेने के लिए रवाना हुई। उसने अपने फादर को भी इसके बारे में बताया था। दिन ढलने लगा, पर मनीषा वापस घर नहीं पहुंची। घर पे मनीषा के दादाजी परेशान होने लगे। उन्होंने बस ड्राइवर से पूछा, तो ड्राइवर ने बोला कि मनीषा स्कूल के बाद कॉलेज से एडमिशन फॉर्म लेने के लिए गई, इसीलिए थोड़ा लेट हो गई होगी। दादाजी ने यह सुनकर चैन की सांस ली, लेकिन शाम 4:30 बजे तक मनीषा घर नहीं आई, तो उन्होंने उसके फादर संजय को इन्फॉर्म किया। शाम 6:15 बजे संजय के फोन पर मनीषा के फोन से कॉल आया, और सिर्फ 10 सेकंड चला ये कॉल, जिसमें कि कोई आवाज ही नहीं थी। उसके बाद वो फोन स्विच ऑफ हो गया। संजय ने कई बार मनीषा का फोन ट्राई किया, लेकिन नहीं लगा। संजय तुरंत लोहारू से बस पकड़कर सिंघानी के आइडियल इंटरनेशनल कॉलेज पहुंचे, जहां मनीषा फॉर्म लेने गई थी। वहां गार्ड से पूछा, तो उसने मना कर दिया कि ऐसी कोई लड़की नहीं आई। कॉलेज के रिसेप्शन पर बैठे 3 आदमियों से जब मनीषा के फादर संजय ने पूछताछ करी, तो वहां भी उनको यही जवाब मिला। संजय ने एक बात नोटिस करी कि रिसेप्शन पर ये जो 3 लोग बैठे थे, तीनों ही शराब के नशे में धुत थे। तभी संजय ने 112 नंबर डायल करके पुलिस को बुलाया अपने घर। पुलिस के साथ संजय वापस कॉलेज गए, और पुलिस वालों ने बोला कि भाई सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाए, तो कॉलेज स्टाफ ने मना कर दिया। संजय और उनके चाचा एफआईआर लिखवाने के लिए लोहारू पुलिस स्टेशन गए, पर पुलिस ने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया और कहा कि लड़की किसी के साथ भाग गई होगी, या फिर पिकनिक पर गई होगी, 1-2 दिन में वापस लौट आएगी। ये बोलकर पुलिस वालों ने उनको वापस भेज दिया। तो संजय परेशान होकर ये सुनकर घर लौट गया। अगले दिन 12 अगस्त को फिर पुलिस स्टेशन गए ये लोग। पूरा दिन पुलिस स्टेशन में ये घिसते रहे, और शाम 5:30 बजे एएसआई शकुंतला ने फाइनली संजय की और उनके परिवार वालों की रिपोर्ट लिखी। एएसआई शकुंतला इनके साथ कॉलेज गई सीसीटीवी देखने के लिए, लेकिन वहां पर उन लोगों को दोबारा से मना कर दिया गया, और ये बोला गया कि कॉलेज का सीसीटीवी फुटेज सिर्फ सीनियर ऑफिशियल्स के सामने ही दिखाया जाएगा। तो पुलिस ये सुनकर वापस लौट आई। ना ही मनीषा का फोन ट्रेस किया, ना ही उसकी लास्ट लोकेशन मोबाइल ट्रेस करी गई। सब कुछ ऐसे ही निकल गया दिन। 13 अगस्त को संजय को एएसआई शकुंतला का कॉल आया कि आइडियल कॉलेज से 1 किलोमीटर दूर एक नहर के पास एक खेत में एक लड़की की लाश मिली है। लाश की शनाख्त मतलब पहचान करने के लिए वो लोग तुरंत आ जाए। यह बात सुनकर संजय का दिल थर्रा गया। जब वहां पहुंचकर लाश देखी, तो संजय की दुनिया उजड़ गई थी बुरी तरह से। बॉडी बड़ी ही खौफनाक हालत में थी। फेस बिल्कुल ही डिकम्पोज था, जैसे कि फेस पर किसी ने एसिड डाल दिया हो। दोनों आंखें गायब थी। पूरा जबड़ा नजर आ रहा था। गर्दन ऑलमोस्ट कटी हुई थी। सिर्फ थोड़ी सी स्किन से गर्दन जुड़ी हुई थी, और वो धड़ से जुड़ी हुई थी। ये खौफनाक खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग
गुस्से से भर गए। पुलिस ने क्राउड को कंट्रोल करने के लिए पूरा एरिया सील कर दिया और बॉडी को तुरंत भिवानी हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। गांव वाले और फैमिली पुलिस पर चिल्लाने लगे, शोर शराबा मचाने लगे कि पुलिस टाइम पर अगर एक्शन ले लेती तो मनीषा शायद आज जिंदा होती। 14 अगस्त को मनीषा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। लोग समझ रहे थे कि मनीषा का रेप हुआ होगा, फिर टॉर्चर और मर्डर किया गया होगा। लेकिन रिपोर्ट में लिखा था कि मनीषा की किडनी और इंटेस्टाइन्स में यानी कि आंतड़ियों में ऑर्गेनोफॉस्फेरस नाम का एक केमिकल पाया गया। एक इंसेक्टिसाइड, एक कीटनाशक दवा के ट्रेसेस मिले उसकी बॉडी में, मनीषा की बॉडी में। मतलब जहर का केस दिखाया गया रिपोर्ट में। रिपोर्ट ने रेप के एंगल को इसलिए डिनाई कर दिया क्योंकि मनीषा की बॉडी में सीमन के ट्रेसेस नहीं मिले, ना ही उसकी बॉडी पर किसी तरह के स्ट्रगल के मार्क्स मिले। पुलिस ने तुरंत आनन फानन में ये नतीजा निकाल लिया, कंक्लूजन निकाल दिया कि ना ही मनीषा का रेप हुआ है और ना ही किसी ने मनीषा का मर्डर किया है। ये रिपोर्ट सुनते ही लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। पब्लिक का आक्रोश और आउटरीच देखकर सरकार ने कुछ पुलिस वालों को ट्रांसफर किया और वहां के तत्कालीन एसपी को सस्पेंड किया। उस इलाके का इंटरनेट बंद कर दिया गया। 16 अगस्त को मनीषा की डेड बॉडी को सेकंड पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेज दिया गया। लेकिन रोहतक की रिपोर्ट और भी ज्यादा फ्लॉड थी, यानी और भी ज्यादा उसमें कमियां थी। उसमें बोला गया कि मनीषा की गर्दन पर जो कट लगा हुआ है वो एक असाधारण सा कट है, इरेगुलर कट था, जैसे कि किसी जानवर ने अटैक किया हो उसकी गर्दन पर। एसिड अटैक को भी डिनाई कर दिया गया उस रिपोर्ट में और बोला कि मनीषा का जो फेस है वो जानवरों ने कुतर दिया है। फैमिली को यह सुनकर और भी शौक लग गया। उन्होंने मनीषा के फाइनल राइट्स करने से मना कर दिया और कहा जब तक मनीषा का असली कातिल नहीं पकड़ा जाएगा वो अपनी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। 18 अगस्त को पुलिस ने अचानक एक क्लेम किया कि उन्हें मनीषा का एक सुसाइड नोट मिला है। सवाल ये था कि बॉडी मिलने के इतने दिनों बाद ये सुसाइड नोट अचानक कहां से प्रकट हो गया। अगर वाकई में कोई सुसाइड नोट होता तो उसको इतने दिन तक छुपाया क्यों गया। इन सब चीजों को देखकर ये साफ नजर आ रहा था कि किसी पावरफुल इंसान को बचाने के लिए सिस्टम का कवर अप चल रहा है। हर तरफ मनीषा को लेकर आक्रोश बढ़ रहा था। प्रोटेस्ट करने लगे थी जनता। मनीषा के लिए जनता सड़कों पर आ गई थी और सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रही थी। हालात देखकर हरियाणा के सीएम ने ट्वीट करके बोला कि अब ये केस सीबीआई को सौंप दिया जाएगा और मनीषा की थर्ड पोस्टमार्टम के लिए उसकी बॉडी को एम्स दिल्ली भेजा जाएगा। लेकिन असली प्रॉब्लम ये थी कि शुरू से ही इन्वेस्टिगेशन और पोस्टमार्टम में इतनी गलतियां हो चुकी थी कि अब सच को समझना मुश्किल हो गया था। 20 अगस्त को मामले की जांच को सीबीआई को सौंपने का ऐलान कर दिया गया। एम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद 21 अगस्त को गांव लांगवान में मनीषा के परिवार वालों ने उसका अंतिम संस्कार किया और अपना धरना प्रदर्शन भी समाप्त कर दिया। 26 अगस्त को मनीषा का केस ऑफिशियली सीबीआई को सौंप दिया गया। पुलिस के एफर्ट्स के नाम पर अगर देखा जाए तो पुलिस ने ना तो तरीके से ढंग से सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले, ना क्राइम सीन को प्रिजर्व किया, ना मनीषा के फोन कॉल्स को ट्रेस किया। उसके फ्रेंड सर्कल, उसके स्कूल, उसके रिलेटिव्स से कोई स्टेटमेंट्स नहीं लिए गए थे। ना ही कोई लड़ाई झगड़े अफेयर का एंगल किसी को चेक किया गया। क्राइम सीन पर मनीषा की जूतियां ऐसे पड़ी मिली थी जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें प्लॉट कर दिया गया हो, उन्हें
वहां फेंक दिया गया हो। क्राइम सीन के पास शराब की बोतल और टायर के निशान भी मिले, लेकिन उनका फॉरेंसिक टेस्ट करवाना पुलिस ने जरूरी नहीं समझा। यहाँ तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आपस में कॉन्ट्रडिक्ट करती थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स एक दूसरे से मैच ही नहीं करती थी। भिवानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि सलवार फटी थी और नाड़ा खुला था। स्ट्रगल के क्लियर साइंस थे। मनीषा के घुटनों पर इंजरीज के निशान थे, लेकिन सलवार क्लीन थी। मतलब ये तो डेथ के बाद पहनाई गई थी या फिर डेथ से पहले उतारी गई थी। रोहतक पीजीआई रिपोर्ट में लिखा था कि कॉर्निया और प्यूपिल डिकम्पोज थे, जबकि भिवानी रिपोर्ट में बोला गया था कि आंखें ही गायब थी। विसेरा भी प्रॉपरली नहीं भेजा गया। भिवानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आधी किडनी भेजी गई और रोहतक पीजीआई बोलता है अपनी रिपोर्ट में कि किडनी थी ही नहीं मनीषा की बॉडी में, एब्सेंट थी। और सबसे बड़ी बात, डेथ का टाइम भी डाउटफुल था। पुलिस ने इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक दवाओं का एंगल दिखाया, पर ना ही उस पेस्टिसाइड्स की बोतल, ना रैपर, ना कोई एविडेंस क्राइम सीन से बरामद किया गया, ना ही कोई मिला। और जो सुसाइड नोट दिखाया गया उसकी हैंडराइटिंग भी सस्पिशियस थी, क्योंकि उस हैंडराइटिंग के वर्ड्स अलग अलग दिखाई दे रहे थे, जैसे बहुत सोच समझ कर शांति से लिखे गए हो। जबकि ऐसे सुसाइड नोट्स अक्सर जो लिखा जाता है हैंडराइटिंग, उनकी घबराहट के बारे काफी डिस्टॉर्टेड होती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बात सामने आती है कि ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था, या रेप या अटेम्प्ट टू रेप भी हो सकता था। लेकिन पुलिस की नेग्लिजेंस, लापरवाही और मैनिपुलेशन ने मनीषा का ये केस इतना बिगाड़ दिया था कि असली सच सामने आना नामुमकिन हो गया था। इसीलिए ऐसे केसेस में एक्यूज को कोर्ट से बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाते हैं। इन केसेस में अक्सर चांसेस ये होते हैं कि चाहे कातिल को पकड़ लिया जाए तो भी ये लोग कानून के शिकंजे से बेनिफिट ऑफ डाउट के चलते ये लोग निकल जाते हैं। मनीषा की कहानी एक खौफनाक सच है, जिसमें एक बेटी की मौत ने पूरा सिस्टम जो है वो हिला दिया, पूरे सिस्टम की पोल खोल दी। और अब सबके दिल में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या कभी मनीषा और उसके घर वालों को इंसाफ मिल पाएगा। हालांकि हाल फिलहाल की ताज़ा अपडेट के हिसाब से सीबीआई की टीम मनीषा की मौत का राज जानने के लिए ठोस सबूत तलाशने में जुट गई है। 12 दिन से सीबीआई टीम गवाहों से पूछताछ, इलाके का मुआयना और आसपास के जितने भी इलाके थे उनको अच्छी तरह से खंगाल चुकी है। इस मामले से जुड़े जितने भी व्यक्ति थे उन सब से पूछताछ कर चुकी है। वहीं दिल्ली एम्स की तीसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी अभी तक ठीक से खुलासा नहीं हो पाया है। 3 सितंबर से सीबीआई की टीम इस केस की जांच में जुटी हुई है। सीबीआई के अधिकारी रोजाना गवाह से पूछताछ कर रहे हैं, घटनास्थल पर सीन रिक्रिएट कर रहे हैं। सीबीआई ने मनीषा के पहले और दूसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी अपने कब्जे में ले ली है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने वाले डॉक्टरों से, जो डॉक्टर्स का पैनल था, उनसे भी अगर पूछताछ की जाती तो शायद केस क्लियर हो जाता, लेकिन वो नहीं की गई। मनीषा के पिता संजय अपनी बेटी की मौत में न्याय की आस लगाए बैठे हैं। क्या आप लोगों को लगता है कि मनीषा की आत्मा को शांति मिल पाएगी? क्या उसके बाप को इंसाफ मिल पाएगा? अपने कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा मुझे। ऐसी ही दर्दनाक सच्ची अपराध की कहानियां सुनने के लिए और अपने चाहने वालों को सुरक्षित, सतर्क और जागरूक रखने के लिए मेरे चैनल अपराध की कहानी को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलता हूँ आप लोगों से बहुत जल्द एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का अच्छे से ख्याल रखिए। जय हिंद।